हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ही पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो गर्ल्स की बॉडीज को पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाया जाता है और एक मैडम जिसका नाम है शाओ एक क्लब को रन करती हैं। उन्हें एक लड़की की तलाश थी, शू। एक्चुअली में इन्होंने इस लड़की शू को मिस्टर कुई के हाथों बेच दिया था। पैसे तो इन्होंने ले लिए, लेकिन वो लड़की खुद को उनके हवाले नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पानी में छलांग लगा दी थी। तभी इनकी तलाश जारी होती है कि इस लड़की को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कैसे कैसे भाग सकती है मिस्टर कुई को, भला इन्होंने इतने सारी मनी कैसे वापस करनी थी। अब अचानक ही इन्हें दो लड़कियों की लाश मिलती है, जिसमें से एक तो वही थी शू एंड दूसरी का नाम होता है लियांग। अब शूर तो मर चुकी थी। पहले तो ये समझती हैं कि शायद नाटक कर रही है, बट बहुत जल्दी इन्हें कन्फर्म हो गया था कि ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ वाली लड़की तो जिंदा होती है, उसकी बॉडी भी ठीक ठाक ही थी, बिल्कुल फिट। सो इनके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस लड़की को शू का फेस दे दिया जाए। इस तरह से मिस्टर कुई भी खुश हो जाएंगे, उन्हें तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा और इस लड़की को भी अपनी न्यू आइडेंटिटी मिल जाएगी। सो इस लड़की की सर्जरी इन्होंने करवा दी थी, बिल्कुल ही इसका फेस चेंज होके रह गया था। अब यही बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, तुम्हें न्यू फेस भी दिया, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो कि मैं करने को बोलूँगी। अभी फ़िलहाल तो इनके इरादे इसे मिस्टर कुई के पास भेजने के ही होते हैं। नेक्स्ट सीन में अब इस लड़की, जिसका नाम वैसे तो लियांग था, अब चूंकि शू बन चुकी थी, मिस्टर कुई के पास इसे दिखाया जाता है। मिस्टर कुई तो इसे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं एंड एक्साइटेड भी दिख रहे थे कि अब तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। शू को तो इस पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। अब जैसे ये उसके क्लोज आता है, इसने अच्छा खासा मज़ा उसे चखा दिया था कि मुझसे बच के तो नहीं जाने वाले हो तुम। एंड देन इसकी अच्छी खासी धुलाई लगाने के बाद ही वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बहुत जल्दी ही मिसिस शाओ के हाथों लग गई थी। वो तो इसे नहीं माफ़ करने वाली थी कि तुमने इतने बड़े कस्टमर को नाराज़ कर दिया। इस बेचारी को एक कॉफिन में बंद कर देती हैं कि आज के दिन तुम्हारी यहाँ पे डेथ तो पक्की ही है। और तभी ही ऊपर से हमारे हीरो लिन की धमाकेदार एंट्री होती है। वो स्पेशली शू को रेस्क्यू करने के लिए आया था एंड आते ही पूछने लगता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। और इसी के साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। अब हमें लियांग की थोड़ी सी स्टोरी बताई जाती है कि कैसे जब उसे पानी में देखा गया था, उससे पहले उसकी शादी थी जीचू के साथ। और लियांग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रही थी क्योंकि वो जीचू को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसकी ज़िंदगी का ये ड्रीम पूरा होने वाला था कि जिसे वो लव करती है वो उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला होता है। अब इस वेडिंग में तो गॉसिप स्टार्ट हो चुकी होती हैं कि सॉन्ग फैमिली लियांग फैमिली में इसलिए शादी कर रही है क्योंकि उन्हें पैसों से मतलब है, या कि वो ये जो पोस्ट है इनकी वो हासिल करना चाहते हैं। रियलिटी तो यही थी, या यही सारी बातें तो जीचू ने सुन ली होती हैं और वो इनकी बोलती बंद करवा देते हैं कि जैसा आप समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सच में लियांग से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, इसलिए तो उससे शादी कर रहा हूँ। आइंदा के बाद मैं ये सारी बातें बिल्कुल भी ना सुनूं। क्या यहाँ पे अभी इससे पहले कि इनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती तभी लिन की एंट्री हो गई थी। लिन एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि जीचू का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो स्पेशली इसकी शादी में ही आया था। एक डील इसने फिक्स की थी उसी के बारे में बताने के लिए ही। और जैसे ही इधर लियांग के पापा लिन को देखते हैं तो भड़क ही गए होते हैं कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है और इसका क्या काम। यार इन्हें गुस्सा होते हुए देख के फौरन से जीचू बात को संभाल लेता है। वैसे भी इसके जानने वाले थे, बेस्ट फ्रेंड था, अगर वही शादी में ना आता तो और किसने आना था। यहाँ पे तो जैसे तैसे करके जीचू के पापा ने भी बात को संभाल लिया था। वो इन्हें अपने साथ ड्रिंक पे चलने को बोलते हैं, लेकिन ये उनकी इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए साइड पे ही चले गए थे। उन्हें खैर लिन का आना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये जो कि अभी डील ख़त्म करके आया था उस बारे में ही जीचू को बता रहा होता है। इन्हें तो यकीन था कि काफ़ी जल्द ही वो इस सिटी पे अब राज करेंगे अगर इनका काम ऐसे ही चलता रहा तो। जीचू इसे फिर अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ से मिलवाने लगा था एंड चुपके से उसने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है, जिसे कि पीने के बाद लियांग की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत जल्दी लियांग को पता चल जाता है कि इसे इस बेड पे पहुंचाने वाला जीचू ही है और उसने अपनी शादी के दिन ही इसे अपने बेस्ट फ्रेंड के हाथों बेच दिया।
अब लिन तो यही बोल रहा होता है कि इस दुनिया में जितने भी मैन हैं वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है और ये बात तुम्हें अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए। वो इसके साथ कुछ भी नहीं करता बल्कि नाइफ ही गिफ्ट करता हुआ वहाँ से चला गया था और ये यही नाइफ उठा के भागती है जीजू की तरफ कि मैं इसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। मतलब कि इसने ये क्या घटिया हरकत की, ऐसा कौन करता है, मैं तो इसे इतना ज़्यादा लव करती थी। अब जैसे ही जीजू के पास पहुंचती है तो सामने से ये देख के इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि अभी अभी जीजू ने इसके पापा का काम तमाम कर दिया था, वो भी इसकी आंखों के सामने। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब जीजू को तो इनका स्टेटस ही चाहिए था, लियांग फैमिली वाला, इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। और ये भी कि मुझे पता है कि मेरे पापा को लिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, इसी वजह से जानबूझ के मैंने तुम्हें लिन के पास भेजा था कि जैसे ही तुम्हारे पापा को मालूम होगा कि उनकी बेटी की इज्जत उस पर्सन की वजह से गई है जिससे वो इतना ज़्यादा हेट करने लगे थे, तो तब उन पे क्या बीतेगी। और वैसे भी हमेशा पत्नी जो भी ऑर्डर देती थी तुम मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता था, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम लोग हमेशा मुझे नीचा ही समझते आए। ऐसे यहाँ पे डब्बों के मारने का फुल प्लान बना के रखा ही हुआ था कि आज से तुम लोगों की आइडेंटिटी मेरी हुई और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों की डेथ हुई तो हुई भी कैसे। इसी के साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है लियांग की तरफ, जो कि शूजी बन चुकी है। वो हमें यही बता रही होती है कि जब मिसेस शाओ ने इसे शूजी के कमरे में बंद करके रखा था कि इसे कुई के पास भेजना है, तब अचानक इसकी नज़र एक लेटर पे पड़ी थी और वो किसी और का नहीं बल्कि शूजी का ही था, जिसने अपने फियांसी लिन के नाम लिखा हुआ था। अब इसने लिन का जैसे ही नाम पढ़ा तो इसे पता चल गया, अरे लिन तो वही बंदा है जो कि मेरी शादी वाले दिन आया था एंड जीजू का बेस्ट फ्रेंड है। तब इसे ये मालूम हुआ था कि कैसे बचपन में ही शूजी के पापा ने इनकी इंगेजमेंट फिक्स की थी एंड उसके बाद पता नहीं इनके हालात इतने ख़राब हुए, उसके पापा की डेथ हो गई, इसे किसने किडनैप किया एंड उस क्लब में बेच दिया जहाँ की वो मैडम है मिसेस शाओ। इस बेचारी की ज़िंदगी बहुत ही कठिन गुजरी थी और इसने ये लेटर इसी उम्मीद से लिखा था कि शायद किसी दिन लिन को मिल जाएगा और वो मुझे ढूंढ ही लेगा। अब यही लेटर पढ़ने के बाद इसके दिमाग में भी एक आइडिया आया था कि वैसे क्यों ना लिन का ही यूज़ किया जाए, इस तरह से मैं अपना बदला ले पाऊंगी जीजू से, देखना कि उसका मैं क्या हाल करती हूँ और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उससे ले लूँगी जिसका कि वो मालिक बना हुआ है। इसने जानबूझ के ही मिसेस शाओ के यहाँ काम करना फिर और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। चाहती तो वहाँ से भाग भी सकती थी बट ये नहीं भागी। इसने एक बड़ा सा अपना पोस्टर भी यहाँ पे लगा लिया एंड गले में वही नेकलेस पहना हुआ था जिसे कि ढूंढते ढूंढते ही लिन आएगा और वाकई में इसके गले में वो वाला नेकलेस तो लिन ने देख लिया था। तभी से ही उसने इसकी तलाश स्टार्ट कर दी थी एंड फाइनली आज लिन इसे ढूंढते ढूंढते मिसेस शाओ के हाथों बचाने के लिए आ गया था। अब जब वो पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, स्पेशली कि उसने नेकलेस देख लिया था बस एक दफ़ा, मज़ीद कंफर्म करना चाहता था, तो ये कह देती है कि मैं शूजी हूँ। अब तो बस उसकी हाथों तो मिसेस शाओ की शामत आ जाती है कि मेरी फियांसी के साथ ये सलूक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एंड इसे उसी कॉफिन में बंद कर देता है जिसमें कि थोड़ी देर पहले इन्होंने लियांग को डाला हुआ था। फिर मैं अब इसे शूजी ही कह के बुलाऊंगी। बाकी उनका काम तमाम करने के बाद ही इसे अपनी गोद में उठाता हुआ वहाँ से साइड पे चला जाता है। घर पे आने के बाद ही खैर इसकी शामत तो इसके हद तो आ ही गई थी कि तुमने क्या समझा था कि मैं ऐसी वैसी लड़की को ये मान लूँगा कि तुम ही शूजी हो, बिल्कुल भी नहीं। और इसका बर्थ मार्क देखने की कोशिश करता है। अब यही कहने लगा था कि यहाँ पे तो इतना मुझे ख़ास शो नहीं हो रहा है, तुम ज़रूर कोई और लड़की हो और शूजी बनने का प्रिटेंड कर रही हो। वैसे भी इसने बचपन में ही शूजी को देखा हुआ था, ये नहीं पता होता है कि जवानी में वो कैसी होगी। अब उसे बताने की कोशिश करती है कि एक्चुअली में उसका वो बर्थ मार्क था तो सही, लेकिन वो जैसे मिसेस शाओ इस पर जुल्म करती थी, इसे मारती थी, इसकी वजह से वो सारा ख़राब होके रह गया। इसने कहीं चुपके से देख लिया था जब इसे पानी में से निकाला गया था कि कैसे शूजी की बॉडी पे वो प्यारे से फूल बने हुए थे, उसका बर्थ मार्क था। अब एक तरह से उसकी बात पे विश्वास कर लेता है और इसने तो उससे शादी करने का तो खैर प्लान बना के रखा ही हुआ था। बाकी मजीद जो कि इसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है, इसका काम भी करता है, इसका पर्सनल असिस्टेंट भी होता है शुई, उससे कह के कुछ बायोडाटा निकलवा लिया होता है इसने शुई का, जो कि यही कह रहा होता है कि उनके पापा की डेथ हो गई थी एंड उसके बाद ही कैसे उस बेचारी को किडनैप किया गया एंड मिसेस शाओ के हाथों बेचा गया था। क्योंकि अब इसे थोड़ा सा ये होने लगता है कि वाकई में वो लड़की बिल्कुल ठीक बोल रही थी। इसे रहने के लिए एक रूम दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। अभी यहाँ पे बैठी ही थी, पीछे से जीचू आ जाता है
और वो आते ही इसे पकड़ लेता है, पहचानने की कोशिश करता है कि तुम्हारी आईज जिस तरह से कि ग्लो कर रही हैं मुझे किसी पर्सन की याद दिला रही हैं। और ये भी उसके क्लोज आने की कोशिश करती है कि हाँ, आपको देख के मुझे भी फील होता है कि जैसे पहले हम दोनों मिल चुके हैं, आपको देख के मुझे किसी पर्सन की याद आ रही है। एंड ये कहने के बाद उस पर अटैक करने की कोशिश तो करने ही वाली थी, बट जैसे ही ऊपर से आते हुए देखती है लिन को तो उसके पीछे आके चुप जाती है कि देखें कैसे ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब फौरन से ही लिन जीजू को डांट देता है, गुस्सा भी करता है एंड ये भी कहने लगा था कि ये मेरी गर्ल है और मैं इसे बिल्कुल भी तुमसे शेयर नहीं करूँगा, जितना हो सकता है इससे दूर रहना, समझे तुम। माना कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं बट इसे तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ मैं शेयर नहीं करूँगा। और इन दोनों के ऐसे ही आपस में बहस करते हुए देख के इसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि लिन के थ्रू ही मैं इसे अपना बदला लूँगी। अब ऑफिस में जैसे इसके लिए सूप वगैरह बना के लाई थी, दोनों बातें कर रहे थे कि शुई आ जाता है, इससे कोई बात करना चाहता था बट बिल्कुल भी नहीं सामने करना चाहता है शुई के। इस लड़की को आप यहाँ से भेजें तभी मैं कुछ बताऊंगा आपको। यार वो भी सारी सिचुएशन को समझते हुए वहाँ से चली गई थी और बाद में ये उस पर गुस्सा करने लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे थे तुम, वो भी तो अब हमारे फैमिली की एक मेंबर ही है, बट तुम्हें उसके सामने बात बता देनी चाहिए थी। ये भी कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या आपको पता नहीं है कि वो कैसी लड़की है, वो एक दागदार है और आप उससे शादी करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा। यही सुनना था। लिन इस पर भड़क जाता है कि ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, वो जैसी भी लड़की है अब वो मेरी ही है, वैसे भी बचपन में हमारी इंगेजमेंट हुई थी, मैंने उसी से ही शादी करनी है और बीच में तुम हमारे ना ही आओ तो यही बेहतर होगा। मिस्टर शू की टैबलेट के पास ही बैठी हुई थी, उन्हें देख के इसे अपने पापा की भी याद आ जाती है कि कैसे जीजू की वजह से उनकी डेथ हो गई। अपना बदला तो इसने लेना ही था। जैसे ही आर्ट सुनती है आस-पास तो लिन भी खड़ा हुआ है, मैं ऐसे जानबूझ के रोना स्टार्ट कर देती है कि पापा आप मुझे छोड़ के चले गए हैं और मेरी वजह से ही देखो लिन को भी क्या बर्दाश्त करना पड़ा, वो मुझसे शादी करेगा, उसकी इज्जत भी ख़राब हो सकती है। यही सब कुछ सुन के इसे भी बुरा लग जाता है। ये कह देता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पापा से भी प्रॉमिस किया था और तुमसे भी करता हूँ कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बातें सुन के लियांग को तो कुछ हौसला मिल गया था, बाकी शुई ली ने तो इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसे ही वेडिंग कार्ड की कोई बात करने के लिए आती है तो इसकी कोई भी बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता। अब इसे पे गुस्सा आ गया था कि सबको पता चलना चाहिए कि मेरी शादी लिन से हो रही है। जो भी बातें बनाते हैं बनाते रहेंगे। एक लड़की को हायर करती है कि हर जगह पे ये न्यूज़ फैला दो। अब यही न्यूज़ तो सारे शहर में फैल चुकी थी और कुछ लोग तो आके शुईली से बदतमीजी करने लगते हैं कि तुम्हारे बॉस किस लड़की से शादी कर रहे हैं, तुम लोगों के गैंग का क्या बनेगा। इसे गुस्सा आ जाता है, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की। यहीं पे इनकी फाइटिंग हो गई थी और इसी चक्कर में इनका कुछ माल भी खराब हो जाता है। और जैसे इस बारे में मालूम हुआ था लिन को, इन सभी की ही शामत उसके हाथों आई जाती है कि तुम लोगों ने बहुत ही गलत काम किया, जो भी बात होती है मुझसे डिस्कस करनी थी। अगर वो लोग बातें कर रहे थे तो करने देते, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। अब इन्हें तो पनिशमेंट देने ही वाला होता है कि सामने से ही फिश हुई आ जाती है, मिन के लियांग आ जाती है कि इन्हें कुछ मत कहें, अगर इन्होंने कुछ कहा भी है तो वो मेरी वजह से ही बोला था। मिन के लोग मेरे बारे में ही जो बातें बना रहे थे, इसका मिशन था शुईली का दिल जीतना, कि अगर मैं उसकी जगह पे मार खाऊंगी ना तो इस तरह से हो सकता है उसका दिल पिघल जाएगा। और वाकई में ऐसे होता है, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट था, नहीं चाहता था कि ये उसकी सिस्टर इन लॉ बने, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि ये इतनी बुरी लड़की नहीं है जितना कि मैं समझ रहा था। वो इसके हक में ही बोलता है एंड यहाँ पे तो बॉस से भी अपोलोजाइज करने लगा था। इसे सिस्टर इन लॉ एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसे तो इसकी टेंशन होने लगी थी कि कैसे इन सब की वजह से इसने खुद मार खा लिया है, मतलब कि पनिशमेंट एक्सेप्ट की थी ना इसने। इसकी कमर पे चोट के निशान भी आ गए थे। बाद में लिन ने मेडिसिन लगा दी थी और यहाँ पे इस पे थोड़ा बहुत तो गुस्सा बिगड़ जाता है कि तुम्हें उनकी वजह से मार खाने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने गलत काम किया था तो पनिशमेंट भी उन्हें मिलती। ये कह देती है कि नहीं, वो मेरे ब्रदर्स ही हैं, मुझे हर हाल में उन्हें प्रोटेक्ट करना था। और एक तरह से तो इसने लिन का भी दिल जीत ही लिया था। वो इसे रिंग दिखाता है जो कि कल शादी के वक्त पहनाने वाला था। अगले दिन ये नोटिस करता है कि जैसे कि घर पे मौजूद नहीं है शुई, उसे हर जगह पे तलाश करता नहीं नजर आती, तो वॉशरूम में जाने की भी कोशिश करने लगा था क्योंकि डोर ओपन था और वो अभी अभी पता नहीं कौन सा काम करके आई थी, विंडो से कूद के घुसी ही होती है कि ये भी पहुंच जाता है। जैसे तैसे करके इसने कपड़ों से खुद को कवर तो कर लिया था
लेकिन उसने तो विंडो ओपन देख ली थी। भला विंडो खोल के कौन शावर लेता है, ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी तो ये पका ही रही है। अभी अपनी शादी के लिए तैयार हो ही रही थी कि अचानक ही लियांग अपनी हमशक्ल लड़की को देख के सरप्राइज रह जाती है। मीन कि किसी ने इसका फेस सर्जिकली बिल्कुल वैसा करवा लिया था जैसा कि ये पहले थी। मीन की कोई और लड़की लियांग बनी हुई थी, उसका असल नाम होता है लूमैन, लेकिन जीचू ने इसे इसकी आइडेंटिटी दे दी थी क्योंकि लियांग फैमिली को तो हर हाल में उसने हासिल करना था, उसका स्टेटस भी। सो उसने सोचा कि क्यों ना कोई लड़की हायर कर लूँ। अब ये तो समझ चुकी होती है कि सारा किया धरा जीचू का ही है, उसने जानबूझ के ही ऐसा किया होना। क्या जैसे भी जो भी अपनी ये उल्टी हरकतें कर लेना, उसे तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली हूँ। बस एक दफ़ा लिन हमेशा ही मेरे साथ रहे। अब शादी में इसकी नज़र रुई पे पड़ती है जो कि इसकी मेड हुआ करती थी। अब इसे यूं फील होता है कि जैसे कि ये जो लड़की है ना रुई मेड, वो कब से बचपन से इसके साथ रहती थी। इसके साथ भी गलत हो रहा है, इसे नहीं पता है कि एक्चुअली में जीचू के साथ जो लड़की घूम रही है वो लियांग नहीं है बल्कि कोई और है, लूमैन है। ये उसे बताने जाने की कोशिश करती है, लेकिन यह देख के खुद भी शॉक्ड रह गई थी कि रुई का अफेयर तो जीचू के साथ चल रहा है। और इनकी बातों से इसे अंदाजा हो जाता है कि ये अब की बात नहीं है बल्कि कब से, जब से इसकी जीचू से शादी होने वाली थी उससे भी पहले का है। वो तो यही कह रही होती है कि हमने लियांग को तो उसके ठिकाने पे लगा दिया था, अब क्या ही दिक्कत हो सकती है, आप मुझसे शादी कब कर रहे हैं। जीचू यही कहते हैं कि अभी थोड़ा सा वेट करो। वो भी इसे यही बहाने ही बनाया करता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ, तुमसे ही शादी करूँगा। बाकी वो जो लड़की है लूमैन जो कि लियांग बनी हुई है, उसका भी ये लोग बस यूज़ ही कर रहे थे, उन्हें ही हायर किया होता है, सारी सच्चाई के बारे में ही जानती है। वैसे भी जीचू तो रूही को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि रूही उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने कभी मेरे से पीछे हटने की कोशिश की तो मैं सबको सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगी कि लियान फैमिली के साथ आपने क्या किया। ये सब सुन के ये तो काफ़ी ज़्यादा ही दुखी हो गई थी। अचानक ही इससे कोई चीज़ नीचे गिर जाती है और शोर की आवाज़ जीचू ने सुन ली थी। वो देखने की कोशिश करने के लिए आता है कि यहाँ पे कौन है। ये तो शुक्र है कि लीन आ गया था, उसकी वजह से ये बच गई होती है। सारे ही इसे अपनी वेडिंग में ही बुला रहे होते हैं। तो फाइनली इनकी वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये तो यही वॉव्स वगैरह लेते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे केक काटने की बारी होती है जीचू की एंड साथ ही साथ उस लड़की की जो कि अब लियांग बनी हुई होती है। अब अचानक ही इसे कुछ अजीब सा फील होता है लीन को कि जैसे ये केक अभी ही फट जाएगा, और वाकई में ऐसा होता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो तो जीजू की तरफ ही भागा था कि क्या तुम ठीक हो। शूजी को तो लिन की टेंशन होने लगी थी कि कि इसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, और फौरन से ही जाके जीजू की इसने मदद कर दी, मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। क्योंकि इसी नहीं केक में वो बॉम्ब फिट करवाया था कि जैसे ही काटने के लिए आएगा तो सही है ना, अपने काम से ही जाए। जैसे कि इसने मेरे पापा को मारा था, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बट नहीं, लिन की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। अब ये भी सोच रही थी कि जैसे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा तो कहीं मैं पकड़ी ही ना जाऊं, इसे ये ना पता चल जाए कि मैंने ही वो सब कुछ किया था, फिर क्या करूँगी। जाहिर सी तो शक हो जाना है और कभी भी मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। शुई को तो इसने ऑर्डर दे दिया होता है कि इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे हर हाल में उस बंदे को पकड़ना है जिसने भी ये करतूत किया था। कौन जीजू को मारना चाहता होगा या फिर मेरा दुश्मन है। अब जैसे जैसे ये बातें कर रहा होता है शुई के चेहरे की तो हवाएं ही उड़ी हुई थी, और ये सब कुछ तो इसने अच्छे से नोटिस कर लिया था। अब ये सब कुछ देख के ना लिन को शक होने लगता है कि हो ना हो ये लड़की मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। शुई के जाने के बाद अचानक पूछ लेता है कि वैसे मुझे सच सच बताओ कि आज सुबह तुम कहाँ गई हुई थी, भला विंडो ओपन करके कौन नहाता है। अब फौरन से ही एक वॉच निकाल कर उसे दिखाने लगी थी कि मैं तो आपके लिए यही लेने के लिए गई थी कि वेडिंग गिफ्ट हो जाएगा, ऐसे खाली हाथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब अचानक ही बोल देता है कि जाओ ड्रॉयर में से ना कोई फाइल निकाल के लाओ। ये भी चली जाती है, उसे फाइल आके पकड़ा देती है। और बस फिर क्या था, वो तो इसकी गर्दन को ही पकड़ लेते हैं कि अभी अभी वहाँ पे पेंट हुआ था और जो शुई थी उसे पेंट से एलर्जी थी। और बचपन का एक वाक़या भी सुनाता है कि कैसे एक दफ़ा घर से भागने की कोशिश की थी उसने और टेंपल में पेंट हो रहा था और एलर्जी की वजह से वो कितना ज़्यादा रो रही थी। और तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है, अगर अभी भी तुमने सच्चाई का नाम बताया तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसे तो पानी में भी डुबोने की कोशिश करने लगा था। वैसे भी होता भी काफ़ी ज़्यादा रथलेस है ना,
इसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई मुझसे झूठ बोले या कोई बात मुझसे छुपाए। अब फौरन से ही बोल देती है कि मैं शुई नहीं बल्कि लियांग हूँ। मुझे मिसेज शाओ ने ही आइडेंटिटी दी है शुई की, क्योंकि पानी में हम दोनों ही डूबी हुई थी। मैं ऑर्फन गर्ल थी। और तभी जैसे मिसेज शाओ को पता चला कि शुई की डेथ हो गई है, उन्होंने किसी कोई नामी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, उससे पैसे लिए हुए थे। अब वो पैसे तो वापस नहीं करने वाली थी, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे फेस सर्जरी करवा के वो वाला फेस दे दिया शुई का, और एक जगह पे ही किडनैप करके रखा। अब जैसे ही मुझे शुई के रूम में लेके गई तो वहाँ पे मुझे एक लेटर पड़ा मिला। जैसे ही मैंने उधर देखा कि उसकी इंगेजमेंट तो आपके साथ हुई हुई थी, तो मैं बस एक तरह से आपको अपनी हेल्प के लिए ही बुलाया था मैंने, कि आप जैसे तैसे करके आएंगे, मुझे मिसेज शाओ के हाथों से बचा के लेके जाएंगे। अभी भी पूरी बात का नहीं बताती है, ये भी कह देता है कि अच्छा मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पे। सो वो वाला लेटर इसने उसे रीड करने को दे दिया था कि ये देखो, अब खुद ही बताएंगे किसने लिखा हुआ है। शुई नहीं लिखा हुआ था। वो तो लास्ट टाइम पे यही इसे अपनी इंगेजमेंट तोड़ना ही चाहती थी। इसे भी मालूम था कि कैसे मतलब पापा की वजह से ये मुझसे शादी करना चाहते थे। हालांकि मैं इसे लव करती थी, शायद इसके दिल में मुझे लेके फीलिंग्स नहीं थी। और फिर बाद में कैसे ये मिसेज शाओ के हाथों भी चढ़ गई। इसे पता था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन के हाथों उन्होंने इसे बेचा था कोई कि उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए तो इसने अपनी जान भी ले ली कि इससे अच्छा है कि मैं चली ही जाऊं। ये लेटर पढ़ने के बाद ही अब लिन को थोड़ा थोड़ा इसकी बातों पे विश्वास आ जाता है। पहले तो ये उसे कहता है कि मुझे ग्रेव पे ले जाओ शुई की, वो फौरन से ही लेके आ जाती है। और यहाँ पे ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, और 3 दिन के अंदर अंदर अगर तुम कल्प्रिट को ना पकड़ पाई कि जिसने कि उस केक में वो सब कुछ मिलाया था, उसके बाद देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। एक तरह से अभी भी इसने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया था। इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया होता है, और एक दिन अचानक ही तीसरे दिन आके उसे बोल देती है कि मुझे पता चल गया है कि किस लड़की ने उस केक में वो मिलावट की थी। अब फौरन से ही उस लड़की को पकड़ा जाता है। इसने रुई का नाम बताया था, जिसका जीचू के साथ अफेयर चल रहा था। उसे पूछने के चक्कर में ना जानबूझ के उस केक की रसीद इसने डाल दी थी, जो कि उसी की पॉकेट में से ही निकल जाती है। और इन्हें यकीन हो जाता है कि ओ वाकई में शायद ये जीचू को पसंद करती होगी और उन्हें मारने के चक्कर में होगी। कैसे उस लड़की जो साथ में है लियांग, उसका काम भी तमाम हो जाएगा। तो इसने ही ऐसा किया होना है। ये अभी भी नहीं मान रही होती है। अब जैसे ही लिन एंड उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं, ये रुई से कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे अभी नहीं पहचाना है? जो भी आप लोगों ने लियांग फैमिली के साथ किया था, मैं पूरा पूरा बदला लेके रहूँगी। अब रुई को पता चल जाता है कि ओह, तो ये मिसेस लियांग ही हैं, इनके ये जिंदा हैं और हमने समझ के रखा हुआ है कि वो मर गई हैं। माफ़ी मांगती है और ये भी कहती है कि मेरे पेट में जीचू का बच्चा है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो ये कह देती हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ तो कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से चली जाओ, अपनी शक्ल गुम कर लो, वरना के फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। दूसरी दफ़ा नज़र आई ना, मैंने बिल्कुल माफ़ नहीं करना है तुम्हें। अभी ये बातें इनके बीच चल ही रही थी कि ऊपर से जीचू ने आके रुई को मार दिया होता है, क्योंकि उसे लगा था कि जैसे कि रुई हमारी सारी सच्चाई के बारे में इनको बता देगी। एक्चुअली में उसे थोड़ा थोड़ा शक होता है कि जो ये शुई बनी हुई है, ये लड़की कहीं लियांग तो नहीं है। फिलहाल तो रुई को मारता हुआ वो तो वहाँ से चला गया था। पीछे से ये अपने इसी पर्सनल असिस्टेंट को यही इन्वेस्टिगेशन करवाने को बोलता रहता। अब हमें भी पता चलता है कि जीचू कहीं ना कहीं गैम्बलिंग करता है, गलत काम करता है, और इस बारे में शक है लिन को। वो इसलिए भी ज़्यादा जीचू के क्लोज रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से इस बात का पता चल जाए कि वो क्या करतूत करता फिर रहा है। एंड सेकेंड नंबर पे से ये भी मालूम था कि वो जो लड़की रुई थी, मेड थी लियांग की, वो उसका अफेयर चल रहा था जीचू के साथ। और क्या मिसेस लियांग को इस बारे में मालूम नहीं होगा? वो तो रहती भी उनके साथ ही है। अब इसे भी डाउट होने लगा था कि जैसे जो लड़की जीचू के साथ रह रही है लियांग बन के, वो लियांग नहीं है बल्कि कोई और लड़की है। अब लियांग को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि जैसे मेरे बारे में जीचू को पता ही ना चल गया हो, इस तरह तो मेरा कभी भी उससे बदला पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि उसने मुझे ही ख़त्म कर देना है। इसी भयानक ड्रीम के साथ इसकी आँख खुल गई थी, और उठते ही इसने अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी होती है कि जितना जल्दी हो सकता है मैं लिन मैंशन से चली ही जाऊँ। बट लिन इतनी आसानी से अपनी वाइफ को कहाँ जाने दे सकता था, इसे रोक लेता है। एंड हमें यह भी मालूम होता है कि इसे सारा पता है कि तब रूजी ने उस केक में बॉम्ब फिक्स नहीं करवाया था, बल्कि वो किया धरा इसी मैडम का था।
अभी भी कह रहा होता है कि हमें जीजू के घर से इनविटेशन मिला है, सो हमने उधर जाना है और तुम यहाँ से कहीं हिल नहीं सकती हो। अगर ना गई ना तो मैंने जीजू को बता देना है कि तुमने ही उसे मारने की कोशिश की थी, फिर देखना कि क्या होता है। ये अब क्या करती, मजबूरी में रुक जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस भी हो गई थी कि वैसे तो ये बेस्ट फ्रेंड बना फिरता है जीजू का, लेकिन इसने अभी तक इस बारे में उसे बताया क्यों नहीं है कि वो सारा किया धरा मेरा था। मीन के जीजू मुझसे अपना बदला ले सकता था ना, ज़रूर हो ना हो इसके दिल में भी कोई खोट है और उस बारे में तो मैं पता चला के रहूँगी। दोनों को लियांग मैंशन में दिखाया जाता है जहाँ पे कि इसने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा था अपने पापा के साथ, और आज देखो जीचू और उसकी वो जो हायर की गई लड़की है लूमैन ने संभाल लिया वो जगह। अभी खाने का टाइम नहीं हुआ था, सारे ही मिलके गेम खेलने लगते हैं और ये मैडम तो इधर सीड्यूस करने के चक्करों में होती हैं लिन को। ये सब कुछ तो बहुत ही अच्छे से लियांग ने नोटिस कर लिया था। उसे काफ़ी ज़्यादा लूमैन पे गुस्सा आता है और बार बार बातों ही बातों में वो तो लियांग की इंसल्ट ही किए जा रही थी कि कैसे ये क्लब में काम करती थी, पता नहीं कितने मर्दों को सीड्यूस भी। अब इस बात पे ये भी पूरी टक्कर का लूमैन को जवाब देती है और यहाँ पे इवन के लिन भी अपनी वाइफ की साइड लेने लगा था और यही बात ही तो लूमैन को सबसे ज्यादा बुरी लगती है। वो एक बहाने से बाहर आ गई थी तो उसके पीछे पीछे अब लियांग भी आ जाती है और इस पैलेस को देख के उसे अपने पापा की भी याद आ गई थी कि कितना अच्छा वक्त इसने इधर गुजारा था। अचानक नोटिस करती है कि कैसे एक अंकल से कह के ये जो इसके पापा का टैबलेट पड़ा हुआ था बाहर फेंकवाने के ऑर्डर दे रही होती है। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड बुरा भी लग रहा था कि ये ऐसे कैसे कर सकती है। ये जाके उन अंकल को मना करती है कि आप ऐसा ना करें एंड इवन कि इसने कुछ पैसे भी उन्हें दे दिए थे अच्छा ख्याल रखने के लिए अपने डैड के टैबलेट का। इसके बाद सीधा वापस आती है एंड अब की बार जैसे ही बातें सुनाने लगी थी लूमैन, इसने तो जोर का थप्पड़ उसके फेस पे दे मारा था कि आइंदा के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी। अब ये देख के तो इसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इवन के इसकी वजह से तो जीचू ने भी लूमैन की इंसल्ट कर दी थी। ये उठ के वहाँ से चलती बनती है। इसके पीछे पीछे ये कंफर्म करने के लिए लिन भी आ गया था कि ये लड़की है तो है कौन। अब बातों ही बातों में पूछने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो कि उस रात हम दोनों ने नाइट साथ में ही स्पेंड की थी। वो भी कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी बातों से इसे अंदाज़ा हो जाता है कि जीचू ने ही इस लड़की को हायर किया हुआ है, ये तो एक्चुअली में लियांग है ही नहीं। और असल में बात ये भी थी कि तब तो इसने कौन से उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, वो तो नाइफ पकड़ाता हुआ उधर से चला ही गया था और इस बात का ना तो जीचू को पता होता है और ना ही लूमैन को। अब ये उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है तो लीन इसे खुद से दूर कर देता है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ की जगह है, किसी और को मैं नहीं दे सकता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद पीछे से इसके पास जीचू ही आ टपका था जो कि इसके क्लोज जाने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, वैसे कैसा महसूस कर रही होगी कि तुम्हारा हस्बैंड मेरी वाइफ के पीछे चला गया, क्यों ना हम दोनों को भी अब एक हो ही जाना चाहिए। ये उससे कह देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा हस्बैंड चाहे जैसा भी है मैं तो उसे बिट्रे करने का कभी भी नहीं सोच सकती हूँ। इसके पास तो एक गन मौजूद होती है जो कि जानबूझ के लिए नहीं रख के गया था। अब जब तक कि लिन वापस आता है ये दोनों ही नीचे गिरे पड़े थे। एक शॉट की आवाज़ सुनाई दी थी उसे, इसने समझा था कि इसने जीचू का काम तमाम कर दिया होगा, बट ऐसा नहीं होता। वो अब लियांग को उठाता हुआ सीधा एक थिएटर के सामने पहुंचता है। यहाँ पे एक प्ले का अरेंज करके रखा हुआ था इसने। थिएटर में लिन जो ड्रामा लगवाता है उसकी स्टोरी सेम टू सेम लियांग के जैसी थी कि कैसे लियांग ने एक दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी ली है और अभी से मालूम हो जाता है कि मेरी सच्चाई के बारे में तो लिन जान चुका है, ये भी कि मैं मिस्टर लियांग की बेटी हूँ एंड मैंने शूजिन जानबूझ के ही बनी थी अपना बदला लेने के लिए जीचू से, क्योंकि उसे तो पता है कि जीचू ने ही इसके पापा को मारा था। ये तो यही कह रहा होता है कि बहुत ही अच्छा किया था जीचू ने, तुम्हारे पापा के करतूत ही ऐसे थे। ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो करती है कि अगर आपको पहले से ही मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम था तो इस बारे में मुझे खबर क्यों नहीं होने दिया आपने, और जीचू को बता सकते थे ना, क्यों नहीं बताया। अब इसकी दुश्मनी भी जीचू के साथ होती ही है एंड ये भी कहता है कि जो गलत काम करते थे तुम्हारे पापा उसका पार्टनर जीचू भी था। अब दोनों में ही कोई लड़ाई हो गई थी। जीचू खैर सारा कुछ ही हथियाना चाहता था और तुम्हारे पापा ऐसा करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके बीच अच्छी खासी फाइट हो गई एंड तभी उसने तुम्हारे पापा को मार दिया और सारा बिजनेस खुद जो हथियाना चाहता था।
वेल ये कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पापा कभी भी ओपीएम का कारोबार नहीं कर सकते हैं। अब उस ओपीएम डीलिंग की वजह से कैसे इस सिटी में काफ़ी सारे केसेस बढ़ते जा रहे थे। ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब अचानक ही अपनी आंखों के सामने एक लड़की को देखती है जिसका कि नशे की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था। अब ये भी कह रही होती है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे हर हाल में वो ख़रीदना है। अब जब ये मना करते हैं तो वो गुस्सा करने लगी थी। खैर लिन ने जैसे तैसे करके इस लड़की को वहाँ से भगा दिया था। इसकी आंखें तो फटे की फटी ही रह जाती हैं कि कभी भी मेरे पापा ऐसा करने का सोच नहीं सकते थे। जीचू के साथ ऐसा बिजनेस बिल्कुल नहीं करते होंगे। ऊपर से बारिश भी हो रही होती है, मानने को तैयार ही नहीं थी। दोबारा से पहुंचती है लिन के पास कि देखें आप खामखा में मेरे पापा पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हो तो बिल्कुल करवा सकती हो। इसने तो अपने पापा को इनोसेंट प्रूफ करने का फुल प्लान बना के रखा होता है। एंड लिन से भी कहती है कि क्या आप मेरा साथ देंगे, क्यों ना हम दोनों कोऑपरेशन कर लें। वैसे भी मैं जानती हूँ कि जीचू के साथ आपकी ज़्यादा बनती नहीं है, एक तरह से उसकी सीक्रेटली आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर इस बारे में जीजू को पता चल गया तो डीलिंग तो आपको मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। हम दोनों मिलके जीजू को एक्सपोज करेंगे और मैं अपने पापा को इनोसेंट साबित करूंगी सबके सामने कि वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं मिले हुए थे, समझे आप। इसकी कंडीशन ख़राब होती है, इवन कि इसके पाँव पे भी चोट लगी हुई थी। वो इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान करता है। अपना कोट भी उतार के इसने उसे पहना दिया था एंड इसकी चोट पे मेडिसिन भी लगा देता है। जिस तरह से कि वो इसके क्लोज आता जा रहा था, इसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। खैर इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है फिलहाल मेरे साथ। इसने खाली से अपने साथ एक जगह पे चलने को बोल दिया था कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगले दिन इसे उसी प्लेस पे ही दिखाया जाता है जहाँ पे के काफ़ी सारे ही लोग जमा थे। ये कोई चीज़ ही चुरा के भागने की कोशिश करती है कि सारा पता चल जाना है कि मेरे पापा मिले हुए थे कि नहीं। वो जो ड्रग्स वगैरह बनाते हैं उसमें क्या वाकई में मेरे पापा का हाथ था कि नहीं। कोई साहब इधर ही बैठे थे, वो इसका हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो फ़ौरन से ही आके लिन ने इसकी मदद कर दी थी। दोनों ही जान बचा के वहाँ से भाग गए थे। अब ये यहाँ पे आके वो ड्रग्स खुद लेने की कोशिश करती है कि उसकी स्मेल से मुझे पता चल जाएगा कि क्या कभी ये मेरे घर में यूज़ हुई थी कि नहीं। अब इस तरह से इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। फौरन से ही लिन आ गया था कि ये क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम। ये तो अब अचानक ही शॉक्ड रह जाती है कि इम्पॉसिबल, मतलब मेरे पापा जीचू के साथ मिलकर ऐसा कैसे काम कर सकते हैं। इसकी स्मेल से इसे अंदाज़ा हो गया था कि पहले ही मैंने अपने घर में इसे महसूस किया था। पापा से पूछने की भी कोशिश की थी बट वो तो साफ मुकर गए थे। लेकिन अब तो इसे पता चल गया ना कि सारा क्या दरा किसका है। ये तो अभी भी मानने को तैयार नहीं होती। जैसे ही जीचू से पूछने के लिए जाने की ट्राई करती है तो फौरन से लिन रोक देते हैं कि क्या तुम्हें अपने पापा पे इतना भरोसा है कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते थे क्या इसे तो अपने पापा पे फुल ट्रस्ट था कि लिन माने या ना माने मैं उन्हें इनोसेंट साबित करके रहूंगी। अब चाहे मुझे इसके लिए जो भी करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लियू शुई आके अब इसे एक इनविटेशन कार्ड देता है कि आपको मिस्टर डाई की तरफ से बुलाया गया और वहाँ पे तो इनवाइटेड थे जीचू एंड उसकी वाइफ भी। ये मना कर रहा होता है कि मैंने उधर नहीं जाना बट तभी ऊपर से आके लियांग कह देती है कि ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे चलेंगे, अब देखना कि उधर क्या करती हूँ। जैसे तैसे करके इन लोगों ने लूमैन का दिल जीतना था कि उसी के थ्रू ही हम उस माल तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल तो अब इसके मेंशन में था जीचू का। लेकिन अब चूंकि लूमैन उधर रहती है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन हम कर ही लेंगे, उसी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सीन में इन्हें मिस्टर डाई के पास से बैठे हुए दिखाया जाता है। ये उनकी वाइफ के जो कि ब्रेसलेट पहना हुआ था उसकी तारीफ कर रही होती है कि ये तो काफ़ी नाइस है। अब जैसे ही ऊपर से लूमैन भी आती है इन्हें ड्रिंक सर्व करने के लिए, इसने जानबूझ के अपना पाँव आगे कर दिया था जिसकी वजह से हाथ लग जाता है एंड इनका ब्रेसलेट टूट गया था। ये तो बहुत ज़्यादा ही भड़क गई थी लूमैन पे कि तुम्हें तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है। फिर माहौल को ठंडा करने की कोशिश करती है, हालांकि जानबूझ के ही किया था कि अगर इस मुश्किल घड़ी में हम लूमैन की हेल्प करेंगे तो उसके दिल में हमें लेके कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब इसे म्यूज़िक के टेस्ट का पता होता है कि कैसे मिसिस डाई को पसंद है, तो ये उन्हें डांस करने को भी बोलती है और उन्होंने अपने साथ ही लूमैन को इनवाइट कर लिया था।
उस पर अपना पूरा पूरा गुस्सा निकालने के लिए कि जो गिफ्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था इसने आज उसे तोड़ दिया, बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगी। अब ये इशारा करती है लिन को कि चलो क्यों ना हम भी डांस करने के लिए जाते हैं, और मौका का फ़ायदा उठा के तुम लूमैन के दिल में अपनी जगह बना लेना। अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो देख लेना वो तुम्हारे ज़्यादा क्लोज आ जाएगी। अब जैसा भी है तुमने मेरी मदद करनी है, जैसा कि इन्होंने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं। लेकिन लिन गुस्सा कर रहा होता है कि मेरी ऑलरेडी एक वाइफ भी है, मतलब मेरी वाइफ होते हुए तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि मैं किसी लड़की को सीड्यूस करूं, बहुत ही गलत बात है। इसने तो हर हाल में मना कर दिया था कि मुझसे ये नाटक नहीं होता है। इधर जीचू से लूमैन को डांट पड़ गई थी कि जो तुमने आज हरकत की है ना, बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा मैं तुम्हें। ये नोटिस करती है कि मेरी तो एक ईयर रिंग भी गायब है, और वही ईयर रिंग हमें दिखाई जाती है लियांग के पास, जो कि ऑफिस में रखने के लिए आ गई थी लिन के। अब ऊपर से लिन आ जाता है कि क्या कर रही हो तुम इधर, मुझे सच सच बताओ। देखो अगर ना बताया ना तो फिर मैंने जीचू को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बता देना। ये भी कहाँ मानने वाली थी, बिल्कुल भी उसे नहीं बताती है। एंड ये भी कहती है कि वैसे तुम्हें ना मुझसे डरना चाहिए, तुम्हें ये नहीं लगता है कि मैं जीचू को जाके बता दूंगी कि कैसे सीक्रेटली तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो और तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारा प्लान भी एक्सपोज हो जाएगा। ये भी कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो, तो वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। प्लान के अकॉर्डिंग इसने लूमैन को अपने घर पे इनवाइट किया हुआ था। उसे ये दिखाना चाहती थी कि कैसे मेरा हस्बैंड मुझसे लव नहीं करता है, बल्कि हर वक्त वो तो तुम्हारी ही तारीफ़ें करता रहता है कि कितनी अच्छी हो। एंड इवन के वो जो कि एयर रिंग इसने रखी हुई थी वहाँ पे, वो भी उसे दिखा के यही कहने लगी थी कि ये देखा, मुझे तो लगता है कि लिन के किसी और लेडी के साथ अफेयर भी चल रहा है। और बस यहाँ पे तो ये सब पूछने के बाद ही इसने सीधा उसे थप्पड़ भी मार दिया था कि ये किस लड़की की है, मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है तुम्हारा। ये सब कुछ देख के अब लूमैन तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी दिख रही थी कि वाओ, इसने मेरी ये इयर रिंग संभाल के रखी थी, मीन के लिए मुझे पसंद करता है। अब जैसे ही वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, ये उसे साइड पे कर देता है कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ के लिए धड़कता है, एंड उसके अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। इसे साफ रिजेक्ट करता हुआ बाहर आ गया था। बाहर क्या आना था, सीधा ही पहुंचता है इस मैडम की तरफ कि तुमने जो भी करना है कर सकती हो, लेकिन मुझे इन सारे मामला से दूर रखो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ डील नहीं करूँगा, समझी तुम। पूरा शहर जानता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। हाँ ठीक है, अगर तुमने तुम्हें जीचू में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो खुद जाकर उसे सीड्यूस क्यों नहीं करती हो, मुझे क्यों बीच में धकेल के लाती हो कि मैं जीचू की वाइफ को सीड्यूस करूं, बताओ। यही सुनना था। ये तो गुस्से के मारे उसे थप्पड़ मार देती है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मैं ही कर लूँगी। अब बाहर आके एक तरह से ये तो लूमैन की फ्रेंड ही बन गई थी कि तभी तो मैं इसके क्लोज आ सकती हूँ। इसे कहती है कि वो जो आपके घर में एक बनी हुई है फार्मेसी टाइप, क्या मुझे वहाँ पे लेके जा सकती हो, मैं बस देखना चाहती हूँ। और वो भी लेके पहुँच आई थी, और अचानक इसकी नज़र कुछ जेवरात पे पड़ती है जो कि लूमैन ने चुपके से चुरा ही लिए थे, और ये इस मेडिसिन को देखने लगी थी जो कि इनके घर पे बनती है। उसका नाम था वू लिंगजी। अब ये हैरान रह जाती है कि अरे ये तो वही है जो कि मेरे पापा भी बनाते थे, मीन का ये कारोबार यहीं से स्टार्ट होता है और किसी को आज तक पता ही नहीं चला। देखना कि मैं कैसे माल यहाँ से लेके जाऊंगी। अब ये सब कुछ देख ही रही थी कि ऊपर से जीचो आ जाता है कि मिसिज लिन, क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। और रास्ते में ही ये पूछने लगा था कि मुझे सच सच बताओ कि रूही ने तुम्हें क्या बताया था, मीन के मेरे बारे में कुछ तो बोला ही होगा। ये कह देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। ये जैसे तैसे करके गाड़ी में से बाहर निकल आई थी, और इसे देखते देखते हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। यार ये कितना ज़्यादा केयरिंग है ना। अब इसे तो गुस्सा आ रहा था कि जीचू ने मेरे क्लोज आने की कोशिश भी कैसे की। इसने खुद को वॉशरूम में ही लॉक कर दिया था। बाहर से आंटी और लिन दोनों ही जोर जोर से नॉक कर रहे होते हैं कि दरवाज़ा तो खोलो, तुम्हें क्या हुआ है। इवन के लिन को तो डोर तोड़ के ही अंदर आना पड़ गया था। ये तो उसे खुद से दूर कर देती है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हर काम में मेरी मदद तो करते नहीं है। अब ये भी बेचारा क्या ही करता कि मैं इसे क्या बोलूँ। अब अगले दिन रेडी होकर जैसे ही खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रही होती है तो वो पूछता है, मना भी करता है कि नहीं जाओ, लेकिन ये कह देती है कि अपने काम से काम रखो, कि मेरे बीच में आने की अब ज़रूरत कोई भी नहीं है तुम्हें। ये अब लियू शुई को पीछे ही जाने को बोलने लगा था लियांग के कि देखो उसकी खबर रखना, उसे कुछ भी मत हो,
मतलब कि एक तरह से फुल स्टॉकर ही बन गया था। न्यू शुई का भी अंदाजा हो जाता है कि बॉस को ज़रूर लियांग से लव हो गया। ये नोटिस करती है कि कैसे आज एक बच्चे के कपड़े लेके लूमैन जा रही है। सो उसका पीछा करते करते इसे भी शक होने लगा था जैसे किसी ने मुझ पे नज़र रखी हुई है। अब उसके देखने पे लिन ने आके फौरन से इसकी मदद कर दी थी। सो लूमैन इन दोनों को नहीं देख पाती और वहाँ से चली जाती है। ये तो यही कहने लगी थी कि मिस्टर लिन आप फिर यहाँ पे क्या कर रहे थे? आपको और भी तो मुझे बचाने के मेथड्स हो सकते थे, बट आपने यही वाला क्यों यूज़ किया? वैसे भी अब मुझसे दूर ही रहें। मैंने पहले आपको कहा था मेरी मदद करें, बट आपने नहीं किया। अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी कह देते हैं कि ये क्या बात हुई? एक तो मैंने हेल्प किया और ऊपर से मुझे ही डांट रही है। ठीक है, आइंदा के बाद अगर तुमने मुझसे आके रिक्वेस्ट नहीं भी की ना, फिर भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब इसे मालूम हो गया था कि लूमैन का तो ऑलरेडी एक बेटा भी है और इस बारे में शायद जीचू नहीं जानता। और एक बंदा तो इन पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म सितम भी क्या करता है। आज जैसे ही इसे मार रहा था तो ऊपर से फिर आके मदद कर देती है लियांग भी। अब ये कहने लगी थी कि देखो प्लीज़ इस बारे में जीचू को मत बताना, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं दे दूँगी। इयररिंग्स भी देती है। ये कह देती है कि मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, बस वो जो फार्मेसी में जो भी सामान वगैरह पड़ा हुआ था बस वही चाहिए। मेरे आदमी आएंगे सो क्या उठवाने में मेरी हेल्प करोगी? ये तो फौरन से मान गई थी कि हाँ बिल्कुल। इनकी सारी बातें तो लिन भी खड़ा सुन रहा होता है, मीन के वो अभी तक यहाँ से गया ही नहीं था। अब जो कि लूमैन ने ब्रेसलेट पहना हुआ था, शायद जीचू ने इसे पहनने के लिए दिया होगा, ये वो भी उससे ले लेती है क्योंकि एक्चुअली में ये ब्रेसलेट लियांग के पापा ने इसके बर्थडे पे इसे गिफ्ट किया था, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और इसे देखते देखते इसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अपने पापा को काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगी थी कि आप मुझे जल्दी ही छोड़ के चले गए। जीचू से तो मैं आपका रिवेंज लेके रहूँगी। अब आज तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी हो गई थी। इससे पहले कि नीचे गिरती लिन ने आके इसे पकड़ लिया था। अब ये ज़िद करना शुरू कर देती है। काफ़ी ज़्यादा टुन भी हो गई थी कि मुझे पेस्ट्रीज खानी है। अब रात तो हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ऊपर हो गया था। इस वक्त तो शॉप बंद हो गई, लेकिन लिन ने स्पेशल जाके वो शॉप खुलवा के इसके लिए पेस्ट्रीज बनवाई थी, जो कि लेके आता भी है एंड अपने हाथों से ही खिलाने लगा था। इनकी कहीं ना कहीं वो लियांग को पसंद करने लगा एंड फिर बड़े प्यार से वो तो लियांग को देखने ही लग गया था। ये अचानक ही उसके क्लोज आके उसे किस कर लेती है। ये बात तो लिन के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। नेक्स्ट डे लियांग जी की आंख लिन के रूम में ही खुलती है और वो इसके लिए हैंगओवर सूप ही लिए फिर रहा था। बट जैसे ही जो भी इनके बीच रात को कुछ हुआ था उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है तो वो यूँ रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो। ये भी नाराज़ होकर चला गया था कि ठीक है, अगर इसे कुछ याद नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगा। ये कुछ बंदे हायर करना चाहती थी वेयर हाउस में से जाकर वो सामान जो निकलवाना था। यहाँ पे आगे से ये बदतमीजी कर रहे होते हैं तो फौरन से ये एक स्ट्रेंजर ने आके इसकी मदद कर दी थी। ये अब उसे ही अपने लिए कोई काम करने को बोलती है। वो भी मान ही गया होता है। इसने उन्हें ना सिर्फ कुछ पैसे वगैरह दिए थे, ड्रेस भी चेंज की होती है और वो आदमी भी लिन के कहने पे ही इसका ये सारा कुछ काम कर रहे होते हैं। लिन जानता था कि वैसे तो कभी भी लियांग मेरी मदद नहीं मांगेगी, तो चोरी चुपके ही जो मुझे करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ पे जीचू नहीं था। लूमैन तो खैर होती ही है, उसी की मदद से ये लोग वेयर हाउस में एंटर होते हैं। यहाँ पे जो भी ड्रग्स वगैरह बनाई जा रही थी ये उन सभी को ही लेके जाने की ही करती है। तो कुछ लोगों को जैसे ही बातें करते हुए सुनते हैं जो कि वर्कर्स काम कर रहे थे, तो इसे अंदाज़ा हो जाता है कि लिन ने ही इन्हें हायर किया था एंड यही लोग मेरी मदद कर रहे थे उसी के कहने पे ही। और फिर इन्हीं लोगों को लेके पहुंचते एक और बंदे के पास जहाँ पे के स्पेशली वो ओपियम की ट्रेड होती थी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं तो बेहतर ही होगा। इसके पास ही इस वक्त मौजूद था लिन का लाइटर, जिसे के देखने के बाद अगले बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो कोई लिन का ही आदमी है और लिन है जीचू के बेस्ट फ्रेंड। सो क्यों ना जो मुझे कहने को बोल रहे हैं मैं वही कर दूँ। इसे तो जो डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स वगैरह चाहिए थी उस बंदे को बता देती है एंड ये भी कि तुमसे ना जीचू धोखा करने की कोशिश कर रहा है, बेहतर यही रहेगा कि तुम हमारे साथ ही हाथ मिला लो। पहले तो वो नहीं मान रहा होता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम ओपीएम की ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन इसके बार बार कहने पे फिर फाइनली वो डॉक्यूमेंट्स इसने उसे पकड़ा दिए थे कि आप लोग अगर इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाओगे ना तो इस तरह से जीचू के काले करतूत एक्सपोज हो जाने हैं। उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, सो मैं क्यों से माफ़ करूं।
और यही सब कुछ देखते देखते ऊपर से लिन भी आ गया था। अपने लाइटर को देखने के बाद लिन को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि रात को ड्रंक होके जो कि मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, इवन कि जब इसने मुझे किस भी की थी वो भी एक बहाना था, इवन कि चुपके से इसने मेरा लाइटर निकाल लिया था और यही करने के प्लान थे इसके। अब इसे वो लेजर मिल गई थी और ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं मानती हूँ कि आप भी जीजू को एक्सपोज करना चाहते हैं, सो मिलके ही काम करते हैं। ये तो उसे पकड़ लेता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करने लगा था एंड ये भी कि ठीक है, रात को तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था तो अब मेरी बारी है, तुम्हें मुझे कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। एंड फौरन से उसने से किस कर लिया था। अब लूमैन जितना ही छुपा लेती है अपने बेटे और अपने हस्बैंड को, फाइनली नज़र पड़ ही चुकी होती है इन साहब की। जीजू ने इन्हें पकड़ के ही रखा हुआ था एंड लूमैन पे भी गुस्सा कर रहा होता है कि क्या इस बारे में किसी को खबर है भी सही कि नहीं, तुम्हें पता है कि इन लोगों का गलत यूज़ कर सकते हैं लोग। वो बता देती है कि इस बारे में जस्ट एक ही पर्सन को पता है और उसका नाम सुनते ही ये तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था कि क्या इनके लिन की वाइफ को इस बारे में पता है और वेयर हाउस में से भी सामान ये निकाल के जा चुके हैं। इसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है लिन पे भी कि मेरी पीठ के पीछे मेरा ये फ्रेंड क्या करतूत करता फिर रहा था और मुझे खबर भी नहीं मिली। इनकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और वो भी अपनी वाइफ के साथ मिलके। अब फौरन से उसके पास आता है कुछ इल्ज़ाम वगैरह लगा के, इसने तो हर हाल में अपने साथ ही ले जाने का फैसला कर लिया था एंड ये भी पूछ रहा होता है कि तुमने मेरे अच्छे फ्रेंड थे ना, तो ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अब ये कुछ अपने ज़ख्म के निशान दिखाता है। क्या तुम्हें याद है कि ये किसकी वजह से आए थे, तुम्हारी वजह से। एक दफ़ा गलत इल्ज़ाम में इसने उसे पकड़ लिया था, इस बेचारे को बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी था और यही कहता है कि मैं अपना रिवेंज लेना चाहता था। जीजू को तो लिन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हें तो मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। इसके आदमी उसे पकड़ के लेके गए थे कि अगर मुझे लेजर मिल गया तो मैं इसे छोड़ दूँगा, अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेजर ना दिए तो फिर तो इसे कभी भी मैं ज़िंदा ना बख्शूँ। अब ये बेचारी टेंशन में ही आ गई थी कि हालांकि बदला तो अपने पापा का मैं लेना चाहती थी, लिन फंस गया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मानती हूँ कि मैं कब से ही रिवेंज लेना चाहती थी जीजू से, उसकी आइडेंटिटी को सबके सामने एक्सपोज करना चाहती थी, बट अब मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसे एक्सपोज करके अपना रिवेंज लूँ या फिर अपने हस्बैंड को उनके हत्थों से बचा के लाऊं। हो ना हो ये भी लिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अब इसने फाइनली ही ये डिसीजन लिया था, एक्सपोज नहीं किया होता है उन साहब को, अपने हस्बैंड को ही बचाने के चक्करों में होती है। ये बाकी जो भी ब्रदर्स होते हैं उन सबसे यही कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ लिन को छुड़ाने के लिए, अगर मैं रूम में से बाहर ना निकलूँ तो आप लोग पहुँच जाना। वो तो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि अपने बॉस के लिए भी। अब वो डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचती है इन साहब के पास के अब आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा लिन को, बट ये नहीं मान रहा होता। जीजू जो भी करतूत करता फिर रहा था, इस बात की खबर इसके पापा सोंग मिंग को पहुंच जाती है जो कि इस शहर के मेयर हैं एंड इनकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं चेयरमैन भी बन जाऊं, सारे लोग मेरी बातें माने। अब ये तो नहीं चाहते थे कि इधर कोई भी गड़बड़ी हो और जीजू ओपीएम का ट्रेड कर रहा था जो कि कब से बैन थी, तो काफ़ी ज़्यादा ही ये गुस्सा कर जाते हैं उस पर कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी ना हो और तुम क्या करते फिर रहे हो, जल्दी से फ़ौरन के फ़ौरन लिन को आज़ाद करो वरना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर जैसे तैसे करके उनके थ्रू ही लिन को बचा लिया गया था। ये उसे घर पे लेके आती है, उसकी चोट पे मेडिसिन भी लगाने लगी थी। यहाँ पे नोटिस करते हैं कि कैसे जीजू की वजह से इसके गर्दन पे भी निशान है जो कि फौरन से उसने मेडिसिन लगा दी होती है। ऊपर से लियू शुई भी पहुंच आया था जो कि यही कह रहा होता है कि आपसे मिलना चाहते हैं सोंग मिंग। रात को खाने पे ही उन्होंने आपको इनवाइट किया, सो क्या आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। ये भी कह देते हैं कि अगर उन्होंने बुलाया है तो कोई नहीं, चले ही जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में इसे सोंग मिंग के पास से बैठे हुए दिखाया जाता है। अब सोंग मिंग तो चेयरमैन की सीट संभालने के लिए उन्हें मदद ही चाहिए थी लिन की, और वैसे भी इन्होंने तब जीजू के चुंगल से भी तो इसे बचाया था, सो एहसान का बदला तो उन्होंने लेना था। ये भी कह देता है कि आप टेंशन मत लें, अब बहुत जल्दी आप चेयरमैन बन जाएंगे और कोई भी आपकी राह में रुकावट नहीं बनेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि इनकी मदद से देख लेना कि आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं। ये खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम लिन तो मेरी साइड पे है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमें इस बात का भी पता चल जाता है कि सोंग मिंग एक्चुअली में लिन के भी पापा हैं
और इन्हीं की वजह से ही इसकी मॉम की भी डेथ हुई थी। मीन की उनकी कोई मिस्ट्रेस भी थी, उनका बेटा लिन था और इन्होंने अपनी वाइफ से कह के उस मिस्ट्रेस को मरवा दिया। अब उन्हें ये नहीं पता था कि तब वो जो मेरा बेटा था वो जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि लिन ही है। और लिन अपनी मॉम का बदला इन साहब से लेना चाहते हैं, इसलिए उनके क्लोज भी जा रहे हैं कि देखना कैसे मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूं। जैसे ही विंडो में से लियांग को देख रहा होता है तो तभी ली शुई को अंदाजा हो जाता है। यही कहता है कि बॉस, वैसे तो आप सारे काम कर लेते हैं लेकिन आज तक एक लड़की का दिल नहीं जीत पाए, चलो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक आंटी से बोल के मतलब उन्हें थोड़े पैसों का लालच दे के भेजता है लियांग के पास, जो कि आते ही अपने बॉस लिन की तारीफें करना स्टार्ट कर देती हैं। यही कि कैसे एक दफ़ा लड़ाई में उन्हें इतनी ज़्यादा चोटें लगी हैं, हालांकि इतना मुश्किल वक्त गुजारा है उन्होंने, लेकिन वो फिर भी हार नहीं माने, बहुत ज़्यादा ही ब्रेव है। इसके बाद 2 और लड़के भी आके अपने बॉस की तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि कितने अच्छे हैं वो। कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है, हमेशा ही उन्होंने बहादुरी से डट के सबका मुकाबला किया। अब जैसे ही इन्होंने जो अपना काम किया था, इधर लियू शुई इन्हें पैसे दे रहा होता है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। ये सब कुछ तो फिर लिन और लियांग दोनों ने ही नोटिस कर लिया था। ये भी स्माइल कर रही होती है कि वाओ, आपके बॉस तो इतने ज़्यादा ब्रेव थे, मुझे नहीं पता था। खैर लियू शुई तो इन सबको लेके वहाँ से भाग जाता है। इसे इसकी चिंता भी हो रही थी, क्या सच में आपने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था एंड आपको इतने सारे टांके लगे हुए हैं। तो वो कह देता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, खैर परेशान मत, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसका ये गेस्चर तो लिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था कि मेरे लिए वो परेशान हो रही थी, मीन कि वो मेरी केयर करती है। अब ये पूछते हैं कि वैसे मैं क्या करूँ, मीन के लियू शुई से मशवरे मांग रहा था। अब वो शॉपिंग करने के लिए आता है कि मुझे हर हाल में लिन के सामने बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटी के साथ जाना है, वो मुझसे ज़रूर इम्प्रेस होगी। इवन कि उसके लिए कुछ खाना वगैरह भी इसने बना के रखा था। अब ये समझ नहीं आ रही होती है लियू शुई को बॉस इतना तैयार कैसे घर में हुए फिर रहे हैं। जैसे ऊपर से ये आई थी तब उसे अंदाज़ा हो गया था कि ओह, तो ये रीज़न था। इसने स्ट्रॉबेरीज मंगवा के रखी हुई थी, जिन्हें कि वो खाने के बाद यही पूछती है कि ये किसने यहाँ पे रखी हैं, तो आगे से झूठ बोल देता है कि लियू शुई ने। ये उसे ही थैंक यू बोलती हुई चली गई थी। अब ये इसका हाथ पकड़ लेता है कि चलो मेरे साथ कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। और इन्होंने जो भी शॉपिंग की थी सारे के सारे बैग्स लियू शुई को ये पकड़ने पड़ गए थे। बेचारी की तो बस हो जाती है। इसके बाद ही वो उसे पेस्ट्री वाली शॉप पे लेके आता है कि आज के दिन यहाँ पे जो लोग भी आएंगे सबको ये पेस्ट्रीज वगैरह फ्री में ही मिलेंगी। एक बहुत ही अच्छे से खाने का इसने इंतज़ाम किया हुआ था। इवन कि उसे अपने ये शो करवाना चाहता था कि इसे लेके सिंसियर है एंड इसे कितना ज़्यादा लव करता है, बट ये उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर देती है, ये बोल के कि आपको ये सब कुछ मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि शायद मेरे दिल में आपको लेके फीलिंग्स है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो आपका इसलिए साथ दे रही थी क्योंकि हमारे बीच डील जो हुई थी, मैंने तो हर हाल में अपने पापा को इनोसेंट प्रूव करना था एंड वैसे भी अपना बदला तो जीचू से आपने लेना ही था, तो यही रीज़न था और कोई नहीं, और यही सुनना था। बेचारे लिन का तो दिल ही टूट जाता है कि क्या सच में ये मुझे पसंद नहीं करती है। खैर सॉन्ग मिंग ने तो खाने पे इनवाइट किया होता है, वो जीचू की तरफ से इन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से ही अपोलोजाइज़ कर रहे होते हैं, बट ये फ़ौरन से बोल देते हैं कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसने गलती की है मिन के इन्हें पकड़ के लेके गए थे वही यहाँ पे सॉरी बोले ना। अब यही सुनना था। पापा के भी बार बार कहने पे जीचू को इनसे माफ़ी मांगनी ही पड़ जाती है। साथ में थोड़ा बहुत खुद को ज़ख्मी भी उसने कर दिया था। इनके पापा को कोई काम आ गया सो वो वहाँ से चले जाते हैं और ये पीछे से जैसे ही नोटिस करता है कि फ़िश की आंख तो ये खा रही है और ऐसा खाना तो पसंद होता था तब लियांग को, तो ये लियांग से पूछ लेता है कि मुझे लग रहा है जैसे कि आप शू नहीं हो। तो वो कह देती है कि नहीं नहीं, आपको किसने बोला, ये फ़िश की आंख तो मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो इसने फ़ौरन से ही ये खिला दी थी लिन को और अचानक ही दूसरी प्लेट निकाल के लूमैन की प्लेट में रखती है कि हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि शू को तो ये पसंद है ना, देखती हूँ कि ये खाती है कि नहीं खाती। अब मजबूरी में बेचारी लूमैन को ये खानी ही पड़ गई थी, उसे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। रात को बैठ के ये दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, साथ ही साथ प्लान भी बना रहे थे कि हमने जीचू को कैसे सबके सामने एक्सपोज करना है। अब जीचू ने लूमैन के बेटे और उसके हस्बैंड को अपनी कस्टडी में ले लिया था
हमें जैसे तैसे करके लिन ने उन दोनों को ही छुड़ा लिया होता है कि जो कि अब पार्टी होने वाली है। सॉन्ग मिंग ने हमें भी बुलाया है। वहाँ पे जाके हम पहले तो लूमैन को एक्सपोज करेंगे सबके सामने कि कैसे लियांग फैमिली के साथ धोखा देने के बाद उसने अपनी साइड पे इस लड़की लूमैन को लिया हुआ है और लियांग जी का फेस उन्होंने इसे दिया था ताकि लियांग फैमिली का बिजनेस जीचू संभाल सके। सो कैसा आइडिया है मेरा, इसे तो काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है कि ठीक है। उस पार्टी में जाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस इसने उसे गिफ्ट किया होता है, जिसे देखने के बाद इसे याद आता है कि ये तो मैंने एक दफ़ा पहना था। आपको कैसे पता कि ये वाला ड्रेस मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब ये यही वाला ड्रेस पहन के एक शॉप पे गई थी, वहाँ पे कुछ स्टड्स वगैरह इसे पसंद आए थे और उन्हीं पे ही नज़र टिकी हुई थी लिन की भी। तब इसने पैसे दे के उससे पहले ये स्टड्स बाय कर लिए थे। एक तरह से इसने उसे थोड़ा बहुत धोखा देने की भी कोशिश की थी और तभी इसे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। मीन के लियांग जी की तो इसके दिल में ऑलरेडी जगह बनी हुई थी। दोबारा से फिर जीचू के थ्रू इसे उससे मिलने का मौका मिल गया एंड अब तो कभी भी इसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसे बहुत ज़्यादा लव जो करता है, इस बात का अंदाज़ा तो बहुत ही अच्छे से हो चुका होता है इसे। अब जो कि जीचू था ना, वो हर हाल में इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहता था। उसे मौका मिल जाता है तो वो इसके पास आता है एंड पूछने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम शू नहीं हो, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। अब ये यही कह देती है कि हाँ वाकई में मैंने तो जस्ट शू का ही फेस लिया हुआ है। अर्लिन के क्लोज इसलिए गई क्योंकि मुझे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हर विश पूरी करूं तो क्यों ना लियांग फैमिली का बिजनेस आप मेरे नाम कर दे, तो मैं आपकी तरफ भी काम करना स्टार्ट कर दूंगी। वो कह देता है कि अच्छा तो ये बात है। ये जैसे ही उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है, जैसे गुस्सा आ जाता है कि बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो। वो तो इसे थप्पड़ मारती हुई वहाँ से भागी गई थी। अब इसकी गर्दन पे निशान तो देख ही लिए होते हैं लिन ने, तो पूछ लेता है कि ये सब कुछ क्या है। आगे से बता देती है कि बस इतना ही जान लो कि जीचू की वजह से ही हुआ है। इस बात को छोड़ो, अपने मुद्दे पे आते हैं कि उस पार्टी में हर हाल में जीचू को एक्सपोज करना है मैंने। ये भी कह देते हैं कि ठीक है एंड इसकी चोट पे लगाने के लिए इसने एक मेडिसिन भी उसे पकड़ा दी थी। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड नेक्स्ट डे हमें इन दोनों को पार्टी में दिखाया जाता है कि आज तो जीचू का खेल होगा ख़त्म। जीचू को जैसे ही मौका मिलता है वो लियांग को टीज करने के लिए आ गया था। ऊपर से आके लिन अपनी वाइफ की साइड लेता है एंड उसने जीचू को वहां से भगा ही दिया होता है। जैसे कि इन लोगों ने प्लान करके रखा था, इधर एंट्री हो चुकी थी लूमैन के हस्बैंड जो कि पहले था एंड उसके बेटे की। वो तो इधर उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने के लिए ही आए थे। अब ये सब गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और यहाँ पे क्या तमाशा क्रिएट करके रखा हुआ है। वो छोटा बच्चा तो लूमैन को अपनी मॉम कह के ही बुला रहा होता है। ये बताना शुरू कर देता है कि कैसे इस लड़की की शादी मुझसे हुई है एंड इसका तो एक बेटा भी है। सबको धोखे में रखने की ही कोशिश कर रहे हैं ये जीचू साहब। अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही हलचल मच चुकी होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा बातें ही बना रहे थे। तभी जीचू के पापा सॉन्ग मिंग भी आ जाते हैं। वो अपने साथ लियांग के ही अंकल को लिए फिर रहे थे। अब ये अंकल सबको यही बता रहे होते हैं कि कैसे एक दफ़ा लियांग गुम हो गई थी, 2 साल तक तो मिली ही नहीं, पता नहीं किधर चली गई। सब ने उसे मिलके काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और जब वो मिली तो इन्हें पता चला कि एक्चुअली में उसका तो एक पति भी है एंड एक बेटा भी। ये तो शुक्र है कि सॉन्ग फैमिली ने उसे फिर भी मतलब अपनाने के लिए मान गए थे। उसकी शादी तो वो जीचू से करने के लिए तैयार हो गया, वरना के क्या ही बनता। अब इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता था। हालांकि ये तो झूठ मूठ की कहानी ही बना रहे होते हैं, असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये सब कुछ अंकल को बोलने के लिए जीचू ने ही कहा था। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था तो ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल इससे पहले कि कोई भी कदम उठाती लिन से मना कर देता है। अब सॉन्ग मिंग तो इस आदमी को सजा देना चाहते थे तो लिन मना कर देता है कि नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो भी है मैं इस बंदे को खुद ही ठिकाने पे लगा लूंगा, वैसे भी इसे यहाँ पे ये खुद ही लेके आया था। सो इस तरह से जो लूमैन का हस्बैंड होता और बेटा दोनों ही बच चुके थे। अब अंकल से अपना बदला लेना तो बनता ही था लियांग का। उसने अपनी एक फ्रेंड से बोल के काफ़ी ज़्यादा ही वाइन इन्हें पिला दी थी, जिसके बाद के अंकल टुन हो जाते हैं
एंड फिर घोस्ट बन के ही आ जाती है अंकल के पास कि मेरे पापा कहाँ पे हैं और आप लोग क्या करते फिर रहे थे उनकी पीठ के पीछे, मुझे सब सच सच बताओ वरना कि मैंने आपको अपने पापा के पास ही भेज देना है। अब अंकल तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, ये भी रियलिटी के बारे में जानते हैं कि जीजू की जिससे शादी हुई हुई है और जिसे के फेस दिया हुआ है वो एक्चुअली में लड़की लू मैंने एंड लियांग का ही फेस उसे मिला हुआ है। बाकी यहाँ पे तो हमें एक और सच्चाई के बारे में भी पता चलता है कि जीजू के साथ मिलके ही इन अंकल ने इसके पापा को धोखा देने की कोशिश की थी। वाकई में वो ड्रग्स डीलिंग का काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला था तो इसके अंकल और जीजू दोनों ने मिलके उन्हें मार दिया। इनके बहुत ज़्यादा ही गलत किया। ये सुन के से तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इन अंकल को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाकी जो सारी सच्चाई इसने उगलवानी थी वो उगलवा ली थी। इसका मिशन तो हुआ कंप्लीट। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके इसने सबको सब सच बता देना था, इवन के न्यूज़ में भी। अब ये यही कह रहा होता है कि देखो तुम्हें खुद की सेल्फ को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए था, और भी तरीके से तो तुम अंकल के मुंह से निकलवा सकती थी, बट यही मेथड क्यों यूज़ किया तुमने। लिन जैसे ही इसके बालों को ड्राई करने की कोशिश करता है तो अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने तो इसे किस कर ली थी। अब इनकी बातों से जो कि चोरी छुपे लूमैन का हस्बैंड सुन रहा था उसे मालूम हो जाता है कि ओ तो ये लड़की लियांग है। मीन कि इसने अपनी आइडेंटिटी शू वाली ली हुई है और ये तो बहुत बड़ी खबर है। मुझे जाके फौरन से बता देना चाहिए जीजू को। अब जीजू को फिलहाल तो नहीं पता होता है कि वो जो लड़की शू जिसका फेस लिया हुआ है वो लियांग है, और आज फिर इसे मालूम हो ही गया था। इसे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अब ये बंदा कह रहा था कि आपने कहा था कि मेरा सारा कर्ज चुका देंगे तो मुझे इस खबर के बदले में पैसे चाहिए, लेकिन वो तो उसका काम ही तमाम कर देता है कि हाँ ना आइंदा के बाद तुम्हें अपना कोई भी कर्ज चुकाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया से जो चले जाओगे तुम। ये तो रोने ही लग गई थी। इसे अपने बेटे को छुड़ाना था जो कि इस वक्त लिन के कब्जे में होता है। जीजू इसकी तो कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं होता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। बाकी ये रिपोर्टर्स वगैरह को बुला के जो भी इस अंकल के बारे में जानती थी सबको इसने सब बता दिया था। ऑर्डर दे रही होती है कि हर तरफ ये न्यूज़ फैल जानी चाहिए कि जीजू ने क्या करतूत किए थे, और यही देखते देखते ऊपर से जीजू भी आ जाता है कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो ये न्यूज़ फैला सके। अब आखिर को ये यहाँ का पुलिस ऑफिसर जो होता है तो किसी में इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि कुछ भी बोल पाए। बाकी वो तो लियांग को पकड़ के ही लेके गया था कि तुमने क्या समझा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तुम ही लियांग हो। अब देखना कि मैं तुमसे कैसे निमटता हूँ, समझी तुम। और लिन को भी मैंने यहाँ पे बुला लिया है, दोनों ही मिल के काम कर रहे थे ना। जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है वो इसके मुंह पे थूक देती है और इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ये तो शुक्र है कि लिन भी पहुँच आया था। उसने आते ही इसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी थी एंड अपनी वाइफ को इधर से ही बचा के लेके जाने लगता है। इसके पीछे पीछे लियू शुई एंड बाकी सारे आदमी भी आ गए थे जो कि आते ही इन सारे सिपाहियों से लड़ाई करते हैं। और इसी लड़ाई के बीच में अब जैसे ही मारने की कोशिश करता है जीचू लिन को, तो इसने भी उस पर गोली चला दी थी, जिसके बाद जीचू का काम तो तमाम हो जाता है। अब जैसे ही सॉन्ग मिंग को पता चला था कि उनका बेटा मारा जा चुका है तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहे होते हैं। इन्होंने अपने आदमियों को ऑर्डर दे दिया था कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसे हर हाल में पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। अब इन्हें भी खतरा हो रहा था कि हमें ये जगह छोड़ के जानी ही चाहिए क्योंकि वो अब इस इलाके के मेयर हैं सॉन्ग मिंग। उन्होंने तो हमें हर हाल में ही पकड़ लेना है। अब जैसे तैसे करके उनके चुंगल से बच के निकल ही जाए तो बेहतर होगा हमारे लिए। लियू शुई आके इन्हें कोई तरकीब वगैरह बता रहा होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर हम यहाँ से बच के भाग जाएंगे। लिन रात को सोते हुए अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा ही याद कर रहा था कि वो इसे कितना ज़्यादा लव करती थी। एक्चुअली में इसकी मॉम सॉन्ग मिंग क्या ही काम करती थी जब उन्होंने वो करतूत किया था। इवन के उन्होंने तो इसकी मॉम को मिस्ट्रेस बना के ही रख दिया। और फिर एक दिन सॉन्ग मिंग खुद तो खैर पीछे ही छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को भेज के ना सिर्फ इसकी मॉम को मरवा दिया था बल्कि इसे भी मारने की कोशिश की थी। बट जैसे तैसे करके लिन तो बच गया, बट इसकी मॉम की डेथ हो गई। अब इसे तब से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अभी अपनी और मॉम की फ़ोटो को देख रहा होता है कि अचानक की जाग हो गई थी इसकी, क्योंकि पूछ लेती है कि क्या कर रहे हो, वैसे भी अभी तुम्हारे जिस्म पे चोटों के निशान है, नीचे सोने में मुश्किल हो रही होगी तो ऊपर मेरे साथ ही आ जाओ। जो कि लिन फिर आ ही चुका होता है। ये दोनों ही बात कर रहे होते हैं कि अब हम कहाँ पे जाएंगे, वैसे भी सॉन्ग मिंग तो हमें पकड़ के ही रहेगा।
कि मारा तो मैंने जीत चुका है, बट मेरी वजह से आप भी फंस गए। तो लिन कहता है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। इन्होंने तो ये भी सोच के रखा था कि कैसे हम दूर किसी गांव में चले जाएंगे, वहाँ पे अपनी लाइफ को बसाएंगे। अगले दिन सारे सिपाही तो इनकी तलाश में ही निकले होते हैं और इनसे बच बचा के इन लोगों ने यहाँ से जाना था। कुछ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई इन्हें पकड़ ना पाए, बट इन लोगों की नज़र तो इन पे पड़ ही गई थी। जिनके ज़िम्मे लगाया हुआ था कि वो इन्हें इस जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, वही गद्दार निकलते हैं। अब ये लोग ली शुई भी आके इनकी मदद करने की कोशिश करता है, बट उसे भी शूट कर दिया गया था, जिसके बाद कि वो मर जाता है। इन्हें तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि लियू शुई इतना लॉयल बंदा था और वो भी इन्हें छोड़ के चला गया। और फिर भी इनके सिपाही तो उन्हें पकड़ने में नाकाम रह गए थे, और इसी बात का तो सबसे ज़्यादा सॉन्गमिंग को गुस्सा होता है। इसे पता था कि वो ज़ख्मी हो गया है, जैसे तैसे करके किसी हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करेगा, बट ये लोग भी तो काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं। भला कहाँ जाने वाले थे, वो तो इसे बता रहा होता है कि कैसे करके तुम मेरी बॉडी में से गोली निकालोगी। जिस तरह से कि लिन ने इसे बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही करती है। फाइनली इसकी बॉडी में से इसने गोली तो निकाल ली थी, बट अभी तक लिन को होश नहीं आया था। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि कब आपकी आँख खुलेगी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। बहुत ही सॉरी फील कर रही होती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं जागता। और फिर एक दिन अचानक जैसे ही इसकी आँख खुली थी तो देखती है कि बाहर ही लिन खड़ा हुआ है, और उसने फैसला कर लिया था कि लियू शुई का बदला तो मैं ज़रूर सॉन्गमिंग से लेके रहूँगा। इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि सॉन्गमिंग तो इसके असल में पापा ही हैं, और ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो इसके लिए सूप बना के लाई थी। ये भी कह रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से लेके चला जाऊँगा। ये भी इमोशनल हो जाती है क्योंकि इसने एक बहुत ही अहम कदम उठा लिया था। रात को वो इसे लेके भागना चाहता था, लेकिन ये मना कर रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। वो जो रिंग इसने शादी के वक्त इसे पहनाई थी वही वाली नीचे गिरा दी होती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यही कहती है कि मैंने सॉन्गमिंग के साथ डील कर लिया है कि वो अपना जो मेरा लियांग फैमिली का बिजनेस है वो मुझे वापस कर देंगे, एंड वो आपको पकड़ के यहाँ से लेके जाएंगे। अब यही सब कुछ बातें चल ही रही होती हैं कि तभी ऊपर से सॉन्गमिंग इसे पकड़ने के लिए आ गया था। मीन के इसने इतनी आसानी से इसे सॉन्गमिंग के हवाले कर दिया था। सॉन्गमिंग तो यही कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की डेथ हुई है, काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। अब यहाँ पे इन्हें ये नहीं मालूम होता है कि एक्चुअली में ये भी उनका बेटा ही है। वेल, ये तो उससे अपना रिवेंज लेना चाहते हैं कि तुमने लियांग का साथ दिया था तो इसलिए माफ़ नहीं करूँगा। अब जब अचानक ये उन्हें बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ, ये सुन के वो तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे खुद लियांग इनके पास चल के आई थी। यही कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ होंगे कि मैंने आपके बेटे को मारा है। खैर जो भी किया वो करतूत करता था तो इस वजह से ही हुआ था। बाकी आप मेरे साथ डील कर लें, जानती हूँ कि लिन काफ़ी ज़्यादा अहम आदमी है आपके लिए, आप उसे ले जाएं। इसके बदले में बस लियांग फैमिली को मेरे हवाले कर दें। इनके लियांग फैमिली का जो भी बिजनेस है तो वो भी मान गए होते हैं कि ठीक है, आगे इन्होंने चेयरमैन बनना था कि लिन मेरी मदद कर सकता है। अब जैसे उसने बताया था कि मैं आपका ही बेटा हूँ, शायद आप तो अपनी उस मिस्ट्रेस को भूल गए होंगे जिसे कि आपने अपनी वाइफ से कह के मरवाया था। ये तो अब ये कह रहे होते हैं कि अगर तुम मेरे बेटे हो, अगर मेरा एक बेटा चला भी गया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ ही मिलकर काम करो। अब उन्हें क्या पता कि ये किस मिशन के तहत उनके साथ काम करने के लिए माना था कि सबका बदला तो मैं सॉन्गमिंग तुमसे लेके रहूँगा। जीचू के क्लोज भी तो इसलिए ही गया था ताकि एक दिन वो उसके पापा सॉन्गमिंग के पास जाएगा एंड अपनी मॉम का रिवेंज उससे ले पाएगा। ये अब लियांग फैमिली से बिलोंग करती है, इस बारे में इसने सारे मीडिया को बता दिया था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि कुछ लोग आके हंगामा मचाना स्टार्ट कर देते हैं, वो इसके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहते थे। इस सब के पीछे तो कोई और नहीं बल्कि लिन ही होता है, क्योंकि इसने लिन को छोड़ दिया था कैसे बीच रास्ते में ही। हालांकि मैं तो उसे भगाने में मदद कर रहा था, उसने मुझे छोड़ दिया, तो इसलिए कभी भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ये हर काम में अपने पापा की मदद कर रहा होता है और वो खुश हो रहे होते हैं। अब उन्हें क्या पता कि इनकी पीठ के पीछे भी ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। यहाँ पे लिन से बात करने के लिए लियांग आ गई थी कि तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो हमारे साथ। वो भी कह देते हैं कि तुमने कौन सा किया था। मुझे तो इसी बात का ही गुस्सा था कि मुझे बीच रास्ते में इसने छोड़ दिया। अभी भी कुछ ड्रिंक्स वगैरह पीने को बोलता है जो कि ये पी भी लेती है।
लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो इसके काम में रुकावट ही बन रहा होता है। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इवन के कुछ बंदों को इसने भगा दिया था, ये सारा काम खुद करती है, इसके हाथों पे भी चोट के निशान आ गए थे, फिर भी काम किए जा रही होती है। लिन को बुरा तो लगता है। अब उसने अपने एक आदमी से कहा कि इसे कोई हैंडकी वगैरह भी भिजवा दिया था। इसे फील होता है कि जैसे खुद लिन आया, बट ऐसा नहीं था, वो तो कोई और बंदा ही होता है। क्या इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ शेयर होल्डर्स पीछे हट रहे होते हैं, इसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते थे। ये खुद उनसे बात करने के लिए आती है, किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो बड़ी मुश्किलों से माने ही थे कि लिन ऐसा नहीं हो सकता था कि इनके बीच टांग अड़ाने के लिए ना आता। वो उन्हें अपनी साइड पे करने की कोशिश करता है कि अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। कुछ पैसों की ऑफर भी करने लगा था। जब वो नहीं मानते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत टॉर्चर भी करता है, जिसके बाद के फॉरेन से इसके साथ डील करने के लिए मान गए थे। मीन के अब इसने तो पक्का फैसला बना के रखा था कि तुम क्या समझती हो कि मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब इसे कुछ और नहीं सोचता है कि हर काम में तो टांग अड़ाने के लिए पहुंच आता है लिन, और ये सब कुछ सॉन्गमिंग की वजह से ही कर रहा है। वो पहुंच गई थी अब उनके हॉल में। यहाँ पे यही कहती है कि कभी तो मैं मतलब अब तो लियांग की आइडेंटिटी के साथ ही आती है कि जीचू की वाइफ बनी रही थी ना, सो क्या जब तक उनका मेमोरियल नहीं हो जाता है मैं यहाँ पे ही स्टे करना चाहती हूँ। इस बात से तो बहुत ज़्यादा ही सॉन्गमिंग को गुस्सा आता है कि एक तरफ से तो इसने मेरे बेटे को मारा है एंड देखो कि यहाँ पे रहने के लिए आ गई है। सो लिन को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़की को मार दो। अब जी भला कहाँ लियांग को मार सकता था, बस उसके पास आके उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चली जाओ, समझी तुम। लेकिन ये ढीठ हड्डी कहीं की कहाँ जाने वाली थी कि वैसे भी इन लोगों ने मुझे परेशान ही करना है कि अब जब तक कि उसकी वो मेमोरियल नहीं हो जाता है जीचू का, तब तक तो मैं यहीं पे ही टिकी रहूंगी। खाने की टेबल पे आके सॉन्गमिंग को सर्व करने लगी थी। वो तो गुस्से में चले जाते हैं और ये बाद में कहने लगा था कि तुम्हारी गलत फहमी ही होगी कि मैंने एक दफ़ा तुम्हें नहीं मारा है तो तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो डेली ही तुम्हें टॉर्चर किया करूँगा, तब तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सारी बातें सॉन्गमिंग खड़ा सुन रहा था। उसे तो दिली खुशी होती है। अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि इनके खिलाफ मुझे कोई सबूत मिल जाए, फिर देखना कि मैं कैसे इन्हें तबाह बर्बाद करती हूँ। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली थी। जैसे ही सॉन्गमिंग आता है ये छुपने की कोशिश करती है और अचानक इसकी नज़र एक निशान पे पड़ती है जो कि इसकी पापा की रिंग के साथ ही मिलता जुलता था। एक मेड से पूछने पे इन्हें मालूम हो जाता है कि इसके पापा भी यहाँ पे आया करते थे और कैसे इसने एक दफ़ा देखा था कि एक नौकरानी के पास बिल्कुल जैसा कि ये निशान दिखा रही थी वैसी सी रिंग मौजूद थी। शायद उसने कि कहीं खो दी थी या फिर किसी को बेच दी थी। अब यही सारा कुछ तो नोटिस कर लेता है लिन और ये भी कहने लगा था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स तुमने ऑफिस में से चुराए हैं मेरे हवाले कर दो। ये कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें वो लेने हैं तो इसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा, जो कि इसने अपने पापा की रिंग उसे दिखाई थी वो फ़ौरन से ही ढूंढ के ला के इसे दे देता है और बदले में वो डॉक्यूमेंट्स इसने उसके हवाले कर दिए थे। अब फाइनली इसने उस मेड को भी पकड़ लिया था। पूछ लेती है कि हाँ बताओ कि आपको मेरे पापा की रिंग कहाँ से मिली थी। वो सारा कुछ बता देती है कि कैसे जब एक दिन वो ऑफिस में पहुंची थी सॉन्गमिंग के तो इसे वहाँ पे पड़ी मिली थी। ऊपर तो कुछ ब्लड का निशान भी लगा हुआ था। अब इसे मालूम हो जाता है कि ओहो तो असल में तो इसके पापा को सॉन्गमिंग ने मारा था और सारा बिजनेस ओपीएम की ट्रेड जो भी हो रही थी इलीगल वो सारा का सारा सॉन्गमिंग ही संभालता था। बल्कि बाद में तो जीचू अपने बेटे को ही इन्होंने आगे लाया कि उसकी पीठ के पीछे जो भी ये करते फिरेंगे सामने तो ये जीचू को लाएंगे। तभी तो उसके मरने का भी इन्हें ज़्यादा अफसोस हो रहा था। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ओ तो इस सब के पीछे सॉन्गमिंग ही था और सॉन्गमिंग को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये चुपके से जैसे ही ऑफिस में पहुँचता है तो सामने से एक यूनिफॉर्म को देख के इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सॉन्गमिंग कभी भी मैं तुम्हें चेयरमैन की सीट नहीं संभालने दूंगा, उससे पहले ही देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अभी यहाँ पे खड़ा ही था कि ऊपर से आ जाती है लियांग भी। उसकी आहट सुन के फ़ौरन से ये छुप जाता है। लेकिन इधर ऑफिस में एंट्री हो गई थी सॉन्गमिंग की भी, जो यही कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रही हो और कभी मुझे मालूम नहीं होगा, ये तो तुम्हारी गलत फहमी ही है। और इनकी बातों के थ्रू इसे मालूम हो जाता है कि तब लियांग ने इसे क्यों सॉन्गमिंग के हवाले किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कि इसकी लाइफ खतरे में हो, क्योंकि वो इसे इतना ज़्यादा लव जो करती है और ये कभी भी नहीं भुला पाया। एंड ये भी मालूम हो जाता है कि सॉन्गमिंग ने इसके पापा को भी मारा था। वो तो कोई भी वो ओपीएम ट्रेड का काम नहीं करते थे,
सारा कसूर तो सॉन्ग मिंग का था और खामखा में इसने भी समझा कि शायद इसके पापा का भी कसूर था। अब जैसे ही वो इसे धमकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि कभी भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगी, तो यहीं पे लिन इसे पकड़ लेता है। इसने तो वो रिंग भी देख ली थी कि इसने फेंकी नहीं है, बल्कि उसे नेकलेस बना के ही पहना हुआ है। आज की रात उसी पेस्ट्रीज शॉप पे से बुलाता है कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूँगा। ये बात तो जान ही गया था कि ये भी मुझे पसंद करती है। खैर नेक्स्ट सीन में इसे उसी पेस्ट्री शॉप पे दिखाया जाता है अपने हाथों से। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा सारी पेस्ट्रीज बनाता है कि वो ज़रूर आएगी क्योंकि मैंने उसे बुलाया है। उसके आने का वेट करता रह जाता है बट वो आई ही नहीं थी। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यार वो तो पीछे ही सब कुछ खड़ी देख ही रही थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं उसके पास चली जाऊं। जैसे ही देखती है कि वो चला गया, जाके वो पेस्ट्रीज उठा लेती है, लेकिन तब बिलीन आ जाता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूँगा। सो अभी तक मीन के वो वेट ही कर रहा था। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे आई है तो ज़रूर मुझसे लव करती है। दोनों के बीच जो भी नाराज़गी थी वो आज के दिन ख़त्म हो चुकी होती है। साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब दोनों ने मिलकर ही सॉन्ग मिंग को उनके ठिकाने पे पहुंचाना था। जो भी प्लान होता है इन्होंने बना के रखा होता है। अपने पापा की जगह पे इसने दूसरे सिटी जाना था कि देखना कि मैं वहाँ पे जाके कैसे उन्हें खुद के साथ शामिल कर लूँगा और सॉन्ग मिंग को हमेशा हमेशा इस सिटी से उसे डिस्ट्रैक्ट करके रख दूँगा। बस देखती जाओ तुम। खैर जैसा भी था, दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे होते हैं कि चलो अब लिन तो मेरे साथ है ना, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। हम दोनों मिलके अपना अपना रिवेंज लेंगे। जैसे ही इसके जाने का टाइम आता है तो उसे अपने साथ लेके एक शॉप पे पहुंचती है कि क्यों ना यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई न्यू ड्रेस बाय की जाए। और इसी बीच ही काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। अब जैसे ही ये दूसरे सिटी जा रहा होता है तो सिपाही से रोक लेते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने बुलाया है कि तुम वहाँ पे नहीं जा रहे हो। इसके पापा गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने समझा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरी पीठ के पीछे क्या कर रहे हो, तो कभी तो तुम चाहते ही नहीं हो कि मुझे चेयरमैन की सीट मिले। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और यहाँ पे इसने भी अपने साथ बाकी साथियों को तैयार कर लिया होता है क्योंकि सॉन्ग मिंग के कब्जे से ये लिन को छुड़ाने के लिए जो जाने वाली थी। सॉन्ग मिंग बहुत ही हैप्पी लग रहा होता है कि आज चेयरमैन की सीट मैंने संभालनी है, सारा कुछ मेरे हक में है। बट एंड टाइम पे उसे मालूम होता है कि बहुत पहले से ही इन्होंने गेम रचा के रखी हुई थी। लियांग को अपने पापा का बदला लेना था मुझसे एंड बाकी रहा लिन, वो अपनी मॉम का रिवेंज लेना चाहता था। जीचू से दोस्ती भी इसलिए इसने की थी ताकि मेरे तक पहुंच सके और मुझे अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल होने ही ना दे। ये तो अपने पापा को खुद ही ख़त्म करने को बोलने लगा था कि आपके गंदे खून से हम क्यों अपने हाथ रंगे। जैसा कि इन्होंने करने को बोला था, अब उनके जीने का क्या ही फ़ायदा। हमसे तो सारा बिजनेस लियांग फैमिली का जो भी होता है लियांग ही संभालती है और ये उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। खैर अपने दुश्मन को ठिकाने पे लगाने के बाद दोनों एक हो ही गए थे और इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइज आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।